जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस का मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोग इस कंटेंट को लगाते हो तो आप सभी को रिजल्ट होना अनिवार्य होता और मेरिट लिस्ट फोड़ने की क्षमता रखती है वीडियो। तो चलिए देखते हैं आखिर इस वीडियो में किस प्रकार का कंटेंट तैयार किया गया और किस प्रकार का क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम के सफ़र को पूरा करने में मदद करने वाला है। तो चलिए, अगर आप लोग हमारे जो प्रिय न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पंज क्या है? स्पंज क्या है? एक पादप है, एक जंतु है, एक कवक है या फिर एक जीवाश्म है? तो स्पंज क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्पंज एक कवक है। कवक इज द राइट आंसर। इसका थोड़ा डिटेल से देखते हैं। स्पंज एक कवक है। कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और एक पॉइंट है, कवक से अनेक रोग होते हैं जैसे कि दम्मा, एथलीट्स फुट्स, गंजापन, खास, दाद आदि सारे कवक से होने वाले हैं। तो स्पंज एक क्या है? तो स्पंज एक क्या है? इसका राइट आंसर होगा एक कवक है। कवक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक रुधिर प्रदाता कौन सा है? या फिर सार्वत्रिक खून क्या है या फिर ब्लड क्या है? तो ए बी वर्ग, ओ वर्ग या फिर ए वर्ग या फिर बी वर्ग? तो सार्वत्रिक रुधिर प्रदाता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम ओ वर्ग कहते हैं। ओ वर्ग सर्वदाता रुधिर है। इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। सर्वाधिक रुधिर प्रदाता ओ वर्ग है। सर्वाधिक अदाता ए बी वर्ग माना जाता है। या फिर रक्त आधान के समय RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। नेक्स्ट है, RH प्लस को RH प्लस की रक्त दिया जाता है। ए बी और ए बी माता पिता के रक्त के समूह के बच्चे को संभावित ए ही होता है। ए बी या फिर ए बी के माता पिता का रक्त समूह हो तो उसका संभावित बच्चे का रक्त ब्लड ग्रुप ए ही होगा। बी या ए बी हो सकता है अगर ओ समूह के असंभावित रक्त समूह हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? वायु को किस यंत्र के सहायता से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ, अल्टीमीटर, बैरोमीटर या फिर थर्मामीटर? तो वायु को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वायु को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायु को बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर वायु दाब मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से बात करें, सिस्मोग्राफ की, तो भूकंप की तरंगे रेखांतरित किया जाता है, मतलब भूकंप की तरंगे को जांचा किया जाता है सिस्मोग्राफ से। विमान की ऊंचाई की बात करें तो विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापा जाता है। ताप की बात करें तो ताप थर्मामीटर से मापा जाता है। और वर्षा मापने वाले यंत्र कौन सा होता है? रेन गीजर। रेन गीजर इज द राइट आंसर। तो आपका यहाँ आंसर होगा वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगा? अगर चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो पृथ्वी पर कितने देरी के बाद आवाज सुनाई देगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि जब चंद्रमा पर बम विस्फोट होगा तो पृथ्वी पर हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए बम फूटने की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता किसके कारण होती है? जल की कठोरता किसके कारण होता है? CaOH3, MgOH2 या फिर CaHCO3 के सफिक्स 2 या फिर NaOH? तो जल की कठोरता किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CaHCO3 के सफिक्स 2। तो इसका ऑप्शन होगा CaHCO3 के कारण जल कठोरता है। और अगला है, जल की अस्थायी कठोरता Ca एवं Mg के बाइकार्बोनेट के कारण भी होती है, अस्थायी कठोरता।
नेक्स्ट है पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है, गैस है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर विलयन है। तो पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। मिश्रण का उदाहरण क्या है, वायु है। गैस की बात करें तो इसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, जैसे हवा, O2 आदि। मिश्रण की बात करें तो चीनी और नमक का जलीय विलयन वाष्प या फिर कुहासा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है, डॉल्फिन, मानव, बाघ या फिर मच्छर। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगरमच्छ। मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है। इसका ऑप्शन है मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है। मगरमच्छ अंडे देती है, त्वचा से सांस करती है। तो मगरमच्छ अंडे देती है और त्वचा से सांस लेती है। और तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग की श्रेणी में आता है। कौन सा रंग प्राथमिक रंग की श्रेणी में आता है, नीला, हरा लाल, लाल आसमानी हरा, पीला लाल हरा, सफ़ेद पीला एवं लाल। तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक श्रेणी में आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीला, हरा एवं लाल। नीला, हरा एवं लाल इसका राइट आंसर। नीला, हरा एवं लाल प्राथमिक रंग है जबकि टेलीविज़न में भी यही रंग का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग को क्लास में मज़ा आ रहा है तो लाइक दबा दो, सब्सक्राइब भी दबा दो और दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दो। नेक्स्ट है हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया, 1965 से 66, 1967 से 68, 1976 से 77 या फिर 1987 से 88। तो हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1967 से 68 के बीच हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था। यहाँ पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1967 से 68 के बीच हरित क्रांति का आगमन हुआ। विश्व में हरित क्रांति का जन्म नॉर्मन बोरलॉग है। विश्व की बात करें तो हरित क्रांति का जन्म कौन सा है, नॉर्मन बोरलॉग। भारत के हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, स्वामीनाथन को। श्वेत क्रांति का जनक कौन सा है, तो बर्निश कुरियन थे। श्वेत क्रांति का जनक बर्निश कुरियन थे। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर हुआ था, तो सबसे ज़्यादा गेहूं पर हुआ था हरित क्रांति का प्रभाव। तो इसका राइट आंसर आप जान गए होंगे, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, 1967 से 68 के बीच। नेक्स्ट है डीएनए का प्रतिपादन किसने किया था। डीएनए का प्रतिपादन किसने किया था, कॉर्नबर्ग ने, जॉनसन ने, वाटसन एवं क्रिक ने या फिर ओचोया ने। तो डीएनए का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का प्रतिपादन किसने किया था, वाटसन एवं क्रिक इसका राइट आंसर। इसका पॉइंट देखते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। डीएनए का फुल फॉर्म बात करें तो डीआईएफसी रिबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की बात करें तो राइबोजिक न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की बात करें तो डीएनए प्रोटीन का बना होता है। डीएनए क्या चीज़ का बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। आगे पॉइंट देखते हैं, यह दोहरीकरण संरचना वाला होता है। डीएनए कैसी होती है, तो दोहरीकरण संरचना वाली होती है। तथा नेक्स्ट पॉइंट है वाटसन तथा क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। वाटसन एवं क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। किस लिए नवाजा गया था, क्योंकि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किए थे कौन, वाटसन एवं क्रिक। हमको पता ही होगा कि आप सभी को वीडियो में ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के पास शेयर भी कर दो यार। नेक्स्ट है निम्नोक्त में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है। निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, जल में, इस्पात में, वायु में या फिर लकड़ी में। तो निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो इस्पात में होता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस्पात में ध्वनि का वेग जल, वायु एवं लकड़ी सभी से अधिक होता है। इस्पात में ध्वनि का वेग जल से भी ज़्यादा, वायु से भी ज़्यादा और लकड़ी से भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1533 होता है, लेकिन सामान्य जल में 1983 मीटर पर सेकेंड होता है। बात करें अगला पॉइंट का तो CO2 में ध्वनि की चाल 260 मीटर पर सेकेंड होता है। CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल 260 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। कोई भी माध्यम हो, ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर कतई नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा इससे निकलता है, मतलब लोहा किससे निकलता है? हिंगूल से, बॉक्साइट से, या फिर हेमाटाइट से, या फिर डोलोमाइट से। तो लोहा किससे निकलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लोहा किससे निकलता है? तो हेमाटाइट इज द राइट आंसर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लोहा किससे निकलता है? तो लोहा हेमेटाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। लौह इस्पात आधारभूत पदार्थ है। लौह इस्पात क्या है? आधारभूत पदार्थ है। आज का युग लौह युग है। आज का युग लौह युग है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में लौह का प्रयोग 950 BC के आसपास हुआ था। भारत की बात करें तो भारत में लौह का प्रयोग 950 BC के आसपास हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत में वास्तविक अर्थ में लौह इस्पात का कारखाना 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जो कि जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग समझ ही गए होंगे कि लोहा किससे निकलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमाटाइट इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट की बात करें तो जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है। यह बिल्कुल सही है किस पर? तो जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह बिल्कुल सही है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह बिल्कुल सही है किस पर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि जल का घनत्व ये तो 1 ग्राम पर सीसी बिल्कुल सही है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक होता है, जल का ऊष्मीय मान अधिक होता है, जल का ऊष्मीय मान अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज आप सभी के लिए इतना ही क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा जल्द ही ऐसा सीरीज जल्द लेकर आऊं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, और दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें ताकि इस कंटेंट का मज़ा और इस कंटेंट का लाभ वो भी उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल स्टूडेंट्स। जय हिंद।